हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जागरण IAS PCS। ये 3 जून इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस है। यहाँ पे जो भी न्यूज आर्टिकल्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। हम इन न्यूज आर्टिकल्स के शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं जो इन न्यूज आर्टिकल्स के समरी होंगे और ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस को देखते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज आर्टिकल एडिटोरियल पेज से रिलेटेड है। ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। जापान जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मिलिट्री को प्रायोरिटी न दे करके इकोनॉमी, अगर सिंपल शब्दों में कहें तो डीमिलिटराइजेशन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो डिस्ट्रक्शंस हुआ था उसको देखते हुए जापान ने अपना दूसरा रास्ता चुना। बट अब इंडो पैसिफिक ओशन में जो चाइना का असर्टिवनेस है, चाइना का राइज है, उसकी वजह से जापान जो है अपने पॉलिसी को चेंज कर रहा है और मिलिट्री स्पेंडिंग को बढ़ा रहा है, मिलिट्री कोऑपरेशन को दूसरी कंट्रीज़ के साथ बढ़ा रहा है। तो इसी आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि जापान की पॉलिसी कैसे चेंज हुई है और इंडिया के लिए क्या रिलेवेंस है, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल अगेन एडिटोरियल पेज का ही है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि इंडिया में अभी आप न्यूज में सुन रहे होंगे कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो कम हो रहा है, FPI और FDI कम हो रहा है और ये आउटफ्लो बाहर जा रहा है। तो इसमें जो एक पर्टिकुलर इशू है वो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जो इंडिया में है और इंडोनेशिया ने जो अपनाया था उससे कंपेयर किया गया है। सो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो इशूज है उसके में जो डिस्प्यूट्स है उसके मैकेनिज्म के बारे में पूरा डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल एक्सप्लेन्ड पेज का है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो इंडिया में लोग हैं वो जो सेविंग्स है उनको सेविंग अकाउंट में अब नहीं रख के वो क्यों फिक्स डिपॉजिट में रखना प्रेफर कर रहे हैं और ये पीछे कुछ सालों में जो सेविंग डिपॉजिट है वो कम हुआ है और फिक्स डिपॉजिट जो है वो बढ़ा है। तो उसमें क्या कारण रहा है इस न्यूज आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल अगेन एक्सप्लेन्ड पेज का ही है। इसमें इस आर्टिकल में ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक रूलिंग के दौरान DNA टेस्ट मतलब कि पैटर्निटी केस में, एक सिविल केस में एक पर्सन के द्वारा ये क्लेम किया गया था कि उसके जो बायोलॉजिकल फादर हैं मतलब कोई सर्टेन पर्सन है और उनके जो प्रॉपर्टीज है उनमें उनका हिस्सा बनता है और इसी के लिए वो क्लेम कर रहा था और इसमें उसको सर्टिफाई किया जाना था कि वो बायोलॉजिकल सन या बायोलॉजिकल फादर है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था कि क्या वो जो पर्सन है उसका DNA टेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है केस बाय केस पे डिटरमिन करती है। सो इस न्यूज आर्टिकल में ये बताया गया है कि इसके लिए रूल्स क्या है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल नेशनल पेज से रिलेटेड है। अभी सुप्रीम कोर्ट में जजेज की संख्या बढ़ाकर 38 कर दी गई है और जो करेंट जो वर्किंग जज है मतलब कि लगभग टोटल जो जज हैं 37 है। एक जज अभी उनका सीट जो है वैकेंट है। तो ये जजेज का अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या है हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो आप पॉलिटी में पढ़ते होंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल अगेन नेशनल पेज से रिलेटेड है। ये एक गवर्नमेंट स्कीम जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव, ये क्या है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, इसको हम देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इकोनॉमी सेक्शन से लिया गया है। इसमें WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स उसका जो बेस ईयर है उसको चेंज किया गया है और ये 15 जून से लागू हो जाएगा और WPI की जगह अगले 5 सालों में PPPI प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इसको शिफ्ट किया जाएगा इसमें। तो ये क्या है हम देखेंगे इस न्यूज आर्टिकल में। सो ये था न्यूज हेडलाइन जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूज आर्टिकल से। फर्स्ट न्यूज आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान जो है, चूँकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ था, उसके बाद अमेरिका के द्वारा जो जापान पे एटॉमिक बम गिराया गया था और पूरे यूरोप में जो डिस्ट्रक्शन हुआ था उसको देखते हुए जापान के द्वारा एक डिसीजन लिया गया कि हम मिलिट्री जो एक्सपेंशन है वो उसको अब नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ध्यान जो है इकोनॉमी पर होगा और हम अपने इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा मजबूत करेंगे। सो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ये सिनारियो था और इसको आप
डीमिलिटराइजेशन कह सकते हैं। इस डीमिलिटराइजेशन में जापान ने क्या किया, वैसे मिनिस्टर्स या वैसे पर्सनल जो कि वॉर के लिए जिम्मेदार थे। आप जानते होंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उससे पहले जापान जो है एक इम्पेरियल पावर था, जैसे कि ब्रिटेन के कॉलोनीज दूसरे पार्ट वर्ल्ड के दूसरे रीजन में थे, उसी तरह से जापान के भी कॉलोनीज जो है दूसरे वर्ल्ड के दूसरे रीजन्स में थे और एक जापान जो है इम्पेरियल पावर था। सो इस माइंडसेट को इंड करने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी रिलेटेड पर्सन्स थे वॉर से उनको हटाया गया, जो स्पेंडिंग है उसको कम की गई। और चूंकि जापान का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो डिफीटिंग साइड था उसके साइड में था, तो उसकी मिलिट्री को कुछ हद तक डिसमेंटल भी किया गया था। सो इन वजहों से जापान ने इस रास्ते को चुना। लेकिन अब दुनिया के सामने एक नया चैलेंज खड़ा हो रहा है, वो है चाइना का असर्टिवनेस। इंडो पैसिफिक ओशन, ताइवान स्ट्रेट, इसको लेकर के जो दुनिया भर में जो कंसर्न है चाइना को लेकर के वो बढ़ता जा रहा है। और हाल के दिनों में जो यूएस प्रेसिडेंट है उन्होंने चाइना का विजिट किया था। सो ताइवान को लेकर के जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो और बढ़ गया है, बिकॉज ताइवान यूएस के द्वारा सपोर्ट किया जाता है और चाइना जो है ताइवान को अपना एक इंटीग्रल पार्ट मानता है। सो अगर ताइवान का सिक्योरिटी इशूज़ जो है बढ़ता है तो ताइवान स्टेट से रिलेटेड जो ट्रेड है उससे रिलेटेड जो डेंजर है वो बढ़ता है। और फिर जापान भी यूएसए का एक अलाई है, तो अगर ताइवान से कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें यूएस इंटर करेगा, और उसमें यूएस इंटर करता है तो चूंकि जापान जो है यूएस का एक इम्पॉर्टेंट अलाई है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सिक्योरिटी है उसके लिए जापान पूरी तरह से, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज डिपेंड हो गए थे यूएसए के ऊपर, उसी तरह से जापान भी जो है अपने सिक्योरिटी के लिए या इंडो पैसिफिक में जो सिक्योरिटी है उसके लिए यूएस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गया था। बट अभी जो यूएसए का पॉलिसी है वो फ्लिप फ्लॉप का है। यूएसए जो है कभी बोल रहा है कि जो अपने एलाइज हैं उनको बोल रहा है कि आप मिलिट्री स्पेंडिंग जो सिक्योरिटी है उसमें अपनी भागीदारी को बढ़ाए, और वो डोमिनेंस भी चाहता है। तो अगर इस हालत में अगर ताइवान का इशू जो है, अगर ताइवान को कुछ खतरा होता है तो ये पूरा रीजन जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न होता है, और जो यूएस के अलाइज हैं वो भी इन कन्फ्लिक्ट में, इस कॉन्फ्लिक्ट में ड्रैग होंगे। सो जापान जो है पहले जैसा जो डीमिलिटराइजेशन है उसको अब फॉलो नहीं कर सकता है। इसी वजह से जापान की पॉलिसी में ये चेंज देखा जा रहा है, जो उसकी मिलिट्री स्पेंडिंग है उसको बढ़ाई जा रही है, मिलिट्री को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, जो डिफेंस कोऑपरेशन है जो इंडो पैसिफिक या दूसरे कंट्रीज़ हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, उसके साथ जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसको बढ़ाया जा रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आर्म एक्सपोर्ट, मतलब कि जापान जो है आर्म्स या वॉर से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट है उसको पीछे छोड़ दिया था और इकोनॉमी पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। बट अब जो है आर्म्स एक्सपोर्ट में आगे बढ़ने के लिए जो नए टेक्नोलॉजी है उसमें जापान इन्वेस्ट करेगा। और इसका जो अभी हाल का एग्जांपल है वो मोगामी क्लास फ्रिगेट्स, ये जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ इसका डील किया गया है और ये हाई पावर टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। इसके बाद जो दूसरे कंट्रीज़ हैं जो इंडो पैसिफिक में, लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, इनके साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर जो एक नेटवर्क बनाया जा रहा है जापान के साथ, तो जापान का जो पॉलिसी है उसमें ये चेंज जो है इन सब चीज़ों से दिख रहा है। और जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, वो एक जो मेन कंसर्न है वो है यूएस का अनसर्टेन, ट्रम्प का काल लगभग 2029 तक है। तो जो भी कंट्रीज़ यूएस पे डिपेंडेंट है सिक्योरिटी इशूज से रिलेटेड मैटर्स के लिए, और ट्रम्प का जो अनसर्टेन इरेटिक बिहेवियर है, तो कंट्रीज जो है जो भी इंडो पैसिफिक या चाइना के असर्टिवनेस से कंसर्न है वो खुद की सिक्योरिटी बढ़ाना चाहते हैं। और इसी दिशा में जापान का जो ये नया पॉलिसी है उसको देखा जा रहा है। अब इंडिया के लिए क्या रिलेवेंस है, क्योंकि जो इंडो पैसिफिक ओशन है, ताइवान स्टेट है, तो इससे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रेड मूवमेंट होता है और इंडिया के लिए भी ये एरिया जो है इम्पोर्टेंट है, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो इनमें कंट्रीज़ है लाइक जापान, साउथ कोरिया, एशियान, ऑस्ट्रेलिया, इसके साथ कोऑपरेशन तो हमारा पहले से ही है, जैसे कि क्वाड लाइक ग्रुपिंग,
जो इंडो पैसिफिक में जो फ्री मूवमेंट एंड नेगोशिएशन के लिए ये एक ग्रुप है जो इसको इंश्योर करता है। तो इंडिया का रेलिवेंस ये है कि अगर जापान जो है अपना मिलिट्री स्पेंडिंग या मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है, तो इंडिया के पास एक मौका है कि जापान के साथ वो कोऑपरेट कर सकता है और जो इंडो पैसिफिक का सिक्योरिटी है उसको मजबूत और किया जा सकता है। सो इस न्यूज आर्टिकल में जो आपको पॉइंट्स नोट करने चाहिए मेंस के लिए, वो ये 3 चीज: चाइना असर्टिवनेस, ताइवान रिस्क और यूएस अनसर्टिनिटी। ये जापान का जो पॉलिसी में चेंज आया है वो किस वजह से आया है, इस वजह से, और इंडिया के लिए क्या रेलिवेंस है, वो आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल एडिटोरियल पेज से है। ये इंडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसमें जो कमी आई है और उसके क्या रीजंस हैं उससे रिलेटेड है। तो आप अभी न्यूज में सुन रहे होंगे कि एफपीआई आउटफ्लो जो है वो बढ़ रहा है और एफडीआई कम हो रहा है। तो एफपीआई और एफडीआई आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, सिंपल भाषा में अगर बोले तो इसमें इन्वेस्टर्स को एक सर्टेन अमाउंट में ऑफ इंटरेस्ट मिलता है एज अ रिटर्न, और एफडीए इसमें इन्वेस्टर्स को जैसा कंपनी प्रॉफिट कमाती है उस अनुसार उनको रिटर्न मिलता है। सो यहाँ एफडीआई की बात की गई है। सो इस न्यूज़ आर्टिकल में बताया गया है कि जो एफडीआई है वो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, इससे कैसे इफेक्ट होता है। क्योंकि जब दो कंट्रीज ट्रीटी करते हैं इस तरह के, जिसमें ये निश्चित किया जाता है कि अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, किसी तरह का डिस्प्यूट होता है, तो उसको रेजोल्यूट करने का मैकेनिज्म क्या होगा। तो इस न्यूज़ आर्टिकल में इंडोनेशिया से कंपेयर किया गया है कि इंडोनेशिया में जब इस तरह का प्रॉब्लम आया था तो इंडोनेशिया ने क्या किया, जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है उसको पूरी तरह से, जो ओल्ड ट्रीटी था उसको स्क्रैप कर दिया और एक नया पॉलिसी लेकर के आया। उस पॉलिसी की वजह से जो एफडीआई है इंडोनेशिया में वो $14 बिलियन से $20 बिलियन तक बढ़ा, और ये लगभग एफडीआई जो है उनके जीडीपी का लगभग 1.1% से 1.4% इंक्रीज हुआ। बट इंडिया में क्या हुआ, यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है कोल सेक्टर से रिलेटेड। वाइट इंडस्ट्रीज और कोल इंडिया में एक डिस्प्यूट हुआ था। वाइट इंडस्ट्रीज फॉरेन कंपनी है जो कि इंडिया में माइनिंग से रिलेटेड वर्क्स में इन्वेस्ट करती है। इसमें जो भी डिस्प्यूट रहे होंगे वो हमारा मैटर नहीं है, इसमें आगे क्या हुआ वो मैटर है। इस डिस्प्यूट में जो कोर्ट है, कोर्ट के द्वारा जो फॉरेन कंपनी है उसके फेवर में डिसीजंस आया, बट उसको अभी तक वो जो हर्जाना दिया जाना था वो नहीं दिया गया और ये मामला जो है कोर्ट में खिंचता चला गया। तो हमारे यहाँ जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशन है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर के, उसमें एक बात आती है 60 मंथ्स कूलिंग पीरियड। ये क्या है, तो इसमें जब भी कोई डिस्प्यूट होता है तो पहले जो जिन बॉडीज़ के बीच में डिस्प्यूट्स है वो पहले इंडियन कोर्ट में उनको जाना होता है। और आप जानते हैं इंडिया में कितने केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, और इसी को 60 मंथ कूलिंग पीरियड कहा गया है। मतलब कि 5 इयर्स ये टाइम पीरियड रखा गया है। इसके बाद ही कोई भी जो एंटिटी है फॉरेन या जिसके बीच में डिस्प्यूट्स हो रहा है वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की ओर अप्रोच कर सकती है। पहले उसको इंडिया में जो डोमेस्टिक कोर्ट है वहाँ पहले अपील करना होगा। अगर वहाँ ये मामला नहीं सुलझता है तब वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की ओर जा सकते हैं। यही जो है आर्टिकल का मुद्दा है कि इस तरह के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसमें जो एंटिटी है, फॉरेन एंटिटी, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो अगर इस तरह से कोर्ट में ड्रैग होते रहेंगे तो इन्वेस्टर्स जो है पहले इन्वेस्ट करने से सोचेंगे कि इस कंट्री में ये चीज़ें हैं और इस डिस्प्यूट्स की वजह से ये परेशानियां आ सकती है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो फिर जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो डिस्करेज किए जा रहे हैं। सो यही आर्टिकल का थीम है। सो इस आर्टिकल में बताया गया है कि इंडिया का जो 2025-26 का ये डेटा है उसमें जो टोटल जो एफडीआई रहा वो $94 बिलियन लगभग रहा, जिसमें से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं तब उनको रिटर्न भी मिलता है। तो अगर उनको सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, मतलब कि 94 माइनस
जो रिटर्न है, जो आउटफ्लो गया, उसको अगर सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो $41 बिलियन बचता है। उसके बाद जो इंडिया के इन्वेस्टर्स है वो बाहर इन्वेस्ट करते हैं तो वो लगभग $33 बिलियन है। तो अगर आप नेट ओवरऑल इन्वेस्टमेंट देखें, मतलब कि जो इंडिया में आ रहा है, तो वो लगभग $8 बिलियन, मतलब कि ये सबको सब्सट्रैक्ट करके। सो ये जीडीपी का मात्र 0.77% है, जबकि हम इंडोनेशिया में देख रहे थे ये लगभग 1.4% है, तो लगभग दुगना है। इसीलिए इस न्यूज़ आर्टिकल में इंडोनेशिया से कंपेयर किया गया है। जो हमारी एफडीआई पॉलिसी है और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ है, उसको 2015 में रिफॉर्म किया गया था। बट ऑथर का कहना है कि ये रिफॉर्म जो है ऐसा ही है जैसे कि आप एक घाव को जो है, अगर जख्म होता है तो उसको सिर्फ मलहम पट्टी करके छोड़ देते हैं। उसको अगर सर्जरी की ज़रूरत है और सिर्फ मलहम पट्टी करके छोड़ देते हैं तो वो जो है फिर से उभरने का चांस होता है। सो जो एफडीआई से रिलेटेड हमारे यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो क्लाइमेट है इन्वेस्टमेंट को, उसको हमको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और इस तरह से जो कोर्ट में डिले होता है वो जो है ब्लॉक को हमको ख़त्म करना होगा, और तब जो है इन्वेस्टर्स की कॉन्फिडेंस बूस्ट होंगे। सो इस न्यूज़ आर्टिकल में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज़ है हमारे कंट्री में, वो जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है वो आप एक पॉइंट मेंस में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल एक्सप्लेन पेज का है। इस न्यूज आर्टिकल में ये बताया गया है कि इंडिया में फिक्स डिपॉजिट क्यों बढ़ रहा है और सेविंग डिपॉजिट का परसेंटेज जो है क्यों कम हो रहा है। तो सेविंग बैंक अकाउंट क्या है, जिसमें लोग बैंक में अपनी सेविंग्स को रखते हैं और उसमें कुछ आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है और वो जब चाहे आप विड्रॉ कर सकते हैं। जबकि फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, एक टाइम के लिए उसको बैंक में रखा जाता है और फिर उस पर इंटरेस्ट रेट मिलता है आपको, और वो एक फिक्स टाइम के लिए होता है, मतलब कि एक टाइम से पहले आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, और अगर विड्रॉ करते हैं तो कुछ जो है उससे के रूल्स एंड रेगुलेशन बैंक से हैं, वो अलग बात है। सो फिक्स डिपॉजिट जैसा नेम सजेस्ट करता है कि आपने फिक्स करके रखा हुआ है और उससे आपको रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, सेविंग बैंक अकाउंट में जो डिफरेंट बैंक्स हैं वो जो इंटरेस्ट रेट देते हैं वो लगभग 2 से 2.5% के आसपास ये रहता है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है जो सबसे लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया है। जबकि जो फिक्स डिपॉजिट है उसमें लगभग 6 से 6.5% रिटर्न दिया जाता है। तो ये तो हुई बात कि चूंकि इंटरेस्ट रेट फिक्स डिपॉजिट में ज़्यादा है तो लोग जो है फिक्स डिपॉजिट की ओर बढ़ रहे हैं। बट फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि आपको पैसा जो है रखना पड़ता है लंबे टाइम तक, जबकि सेविंग डिपॉजिट में आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। ये तो अब एक बात हुई। दूसरा यहाँ पे एंगल आता है इन्फ्लेशन का। अगर आपको सेविंग अकाउंट में 2.5% रिटर्न दिया जा रहा है जो इंटरेस्ट, और आपको इन्फ्लेशन जो है 3.48%, मतलब कि लगभग 3.5% के आसपास है, तो आपका जो नेट परचेजिंग पावर है, जो आपकी मनी की वैल्यू है, वो तो कम हो रही है, बिकॉज ये इंटरेस्ट रेट है और ये इन्फ्लेशन है। तो आपका जो परचेजिंग पावर है वो कम हो रहा है। तो ये दूसरा कारण है कि लोग सेविंग अकाउंट में न रख करके फिक्स डिपॉजिट में रख रहे हैं। सो इस वजह से ये देखा गया है कि जो सेविंग अकाउंट का शेयर जो 2022 में 34.6% था, ये मार्च 2026 में 28.7% रह गया, और जो फिक्स डिपॉजिट है वो 55% से बढ़ के ये 61% हो गया है। और इनमें ये देखा गया है कि जो हाउस होल्ड्स हैं वो सबसे ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट में रख रहा है, ये लगभग 59% है। रेपो रेट जो होता है वो एक पॉलिसी रेट होता है जिसमें कि बैंकों को जिस रेट से लैंड किया जाता है, तो वो लगभग 6.5 से अभी कुछ बीते समय में जब जनवरी 2025 से इसको 5.25% तक रिड्यूस करके लाया गया है। तो जब सेंट्रल बैंक रेपो रेट को कम करती है तो जो कॉमर्शियल बैंक है वो सेविंग रेट और कम कर देते हैं। तो फिर ये भी एक रीज़न है
कि रिटर्न जो है और कम हो जाता है, तो लोग फिक्स डिपॉजिट को और ज़्यादा प्रीफर करते हैं। उसके बाद ये जो फिक्स डिपॉजिट के रिलेटेड जो कुछ आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं कि बैंकों में 1 करोड़ या उससे ज़्यादा ये जो फिक्स डिपॉजिट है, ये लगभग पूरे फिक्स डिपॉजिट का 46% शेयर्स करते हैं। और इनमें 1 से 3 साल के जो फिक्स डिपॉजिट है, जो 1 से 3 साल में मैच्योर होते हैं, वो जो है लगभग 69% है। सो इस न्यूज आर्टिकल में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, फिक्स डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, इसमें क्या अंतर है वो आपको जानना चाहिए। ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। और क्यों जो है ये फिक्स डिपॉजिट को प्रेफर किया जा रहा है, वो भी प्रीलिम्स में एज अ मल्टीपल स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल एक्सप्लेन्ड पेज का है। इस न्यूज आर्टिकल में जो पैटर्निटी केस है उससे रिलेटेड जो डीएनए टेस्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों अलाउ किया, इससे रिलेटेड है। पैटर्निटी केस क्या है? कोई पर्सन अगर ये क्लेम करता है कि वो सो एंड सो उसके बायोलॉजिकल फादर हैं और कोई एविडेंस नहीं है ये क्लेम का, तो एक एविडेंस बचता है डीएनए टेस्ट। सो ये जो है राइट टू प्राइवेसी के अंदर ये बात आती है कि क्या जो जिस पर्सन का डीएनए टेस्ट करवाया जाना है वो अगर सहमति नहीं देता है तो क्या डीएनए टेस्ट करवाया जा सकता है कि नहीं। तो ये राइट टू प्राइवेसी और पेरेंटल डिस्क्लोजर और इनहेरिटेंस राइट, इसके बीच ये मामला है, पूरा मामला प्राइवेसी वर्सेस पेरेंटल क्लोजर और इनहेरिटेंस राइट, इससे रिलेटेड ये मामला है। तो इस न्यूज आर्टिकल में बताया गया है कि इस तरह के डीएनए टेस्ट है उसको कब अलाउ किया जाता है। सो इस आर्टिकल में कहा गया है कि इस तरह के जब क्लेम है, जब उसको टेस्टिफाई करने के लिए कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं बचता है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट हो या और कोई भी चीज़ हो जिससे कि ये सर्टिफाई किया जा सकता हो कि यही पर्सन जो है बायोलॉजिकल फादर है, तो वो रास्ता जब बंद हो जाता है, वो रास्ता जो अब्सेंट होता है, तो जो है डीएनए टेस्ट को अलाउ किया जाता है। और ये जुडिशियरी के लिए भी बेस्ट होता है, बिकॉज जुडिशियरी को एविडेंस चाहिए और एविडेंस जो है कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो डीएनए टेस्ट ही एक रास्ता बचता है। उसके बाद इंडिया में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है इसके लिए, पहले इसको इंडियन एविडेंस एक्ट इसके तहत काउंट किया जाता था। अब इंडियन एविडेंस एक्ट को ये नेम चेंज कर दिया गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसके तहत सेक्शन 112, इस सेक्शन के तहत कोई अगर चाइल्ड बर्थ होता है तो अगर वो मैरिज अगर वैलिड है तब तो बायोलॉजिकल फादर को डिसाइड करना वो तो ईजी है। लेकिन अगर इनकेस डाइवोर्स हो जाता है तो डाइवोर्स के लगभग 280 दिनों तक अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके बायोलॉजिकल फादर जो है वो लिजिटिमेसी को क्लेम कर सकता है। मतलब कि आफ्टर डाइवोर्स अगर कोई बच्चा जो है जन्म लेता है तो वो एक 280 दिन का लिमिट है, इसके अंदर अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसको जो है बायोलॉजिकल फादर, उसको जो डाइवोर्सी है उसको माना जाएगा। सो इसी रूल्स और इसी लॉ के अनुसार इस डीएनए टेस्ट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलाउ किया गया है। सो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भारतीय साक्ष्य अधिनियम और ये जो सेक्शन है 112 ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और फिर ये जो डिबेट है प्राइवेसी वर्सेस इनहेरिटेंस राइट, ये मेंस पॉइंट में आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल नेशनल पेज का है। ये सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। अभी 2026 में एक अमेंडमेंट किया गया था जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस की संख्या 33 से बढ़ा करके इसको 38 कर दिया गया है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेज अपॉइंट हुए हैं। सो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है, इसलिए ये न्यूज़ में चल रहा है। सो पहले हम जानते हैं, आप पॉलिटी में पढ़ते होंगे, सुप्रीम कोर्ट जजेज का अपॉइंटमेंट कैसे होता है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है एलिजिबिलिटी। तो जो भी पर्सन जिसको कि सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट किया जा रहा है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। फर्स्ट एलिजिबिलिटी तो ये है। दूसरा, आइदर वो हाई कोर्ट में 5 साल के लिए एज अ जज रह चुके हैं या फिर हाई कोर्ट में ही वो एज अ एडवोकेट उन्होंने 10 साल प्रैक्टिस किया गया है और ये मिनिमम 10 ईयर्स है। अब एक सवाल मन में उठता है कि हाई कोर्ट में 10 साल प्रैक्टिस, बट
सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई एडवोकेट 10 साल प्रैक्टिस, ये क्यों नहीं इस क्लॉज में दिया गया? तो उसका आंसर है कि चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं एडवोकेट, तो वो पहले हाई कोर्ट में रहते हैं और हाई कोर्ट से फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। कहने का मतलब कि लोअर जुडिशियरी में, लोअर कोर्ट में पहले वो प्रैक्टिस करते हैं, तभी वो हायर कोर्ट में जाते हैं। सो ये मैंडेटरी है कि हाई कोर्ट में उसका कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो प्रैक्टिस का। और जो इनके अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसमें कॉलेजियम और पूरा वो जो प्रोसेस होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो दिलाते हैं और प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं। सो अभी जो ये न्यूज़ चल रहा है उसमें 4 फॉर्मर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, उनको जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है, और एक सीनियर एडवोकेट जो कि जिन्होंने 10 साल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया है, उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है। इस न्यूज़ में एक खास बात यह है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जजेज की संख्या है उसमें जो वीमेन जजेज हैं वो पहले एक थी, अब जो है ये 2 हो गई हैं। सो टोटल जजेज की संख्या 33 से 38 किया गया है। ये अमेंडमेंट बिल 2026 में लाया गया था, उसके अकॉर्डिंग किया गया है। बट एक पोस्ट जो है अभी वैकेंट है। टोटल जजेज की संख्या 37 है। अगर इसके पास्ट की बात करें तो जब ये सुप्रीम कोर्ट, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ था, तो 1915 में जो जजेस की संख्या थी वो 7 जज और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 8 जज था। उसके बाद टाइम टू टाइम इसको इंक्रीज किया गया। 1956 में 10, उसके बाद 13, 17, 2019 में 33 और अभी 2026 में इसको 38 किया गया है। सो ये आर्टिकल आपके लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं उनके अपॉइंटमेंट और एलिजिबिलिटी ये क्या है, ये आपको पूछा जा सकता है। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी टोटल नंबर ऑफ सैंक्शन जजेज की संख्या 38, और अगेन मल्टीपल स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है नंबर ऑफ वुमेन जजेस 2। ये अमेंडमेंट और जो पास्ट में हिस्ट्री रही है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड और नंबर ऑफ जजेस से रिलेटेड, वो आपको ध्यान रखने चाहिए। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल नेशनल पेज का है। जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव, ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। तो इसके तहत मिनिस्टर के द्वारा ये बोला गया है कि लगभग अभी तक इंडिया में 1.5 करोड़ इस तरह के जो इनिशिएटिव्स के अंडर जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज फैसिलिटीज़ थी वो अभी एग्जिस्ट करते हैं, इधर पुराने या फिर जो नए बनाए गए हैं। तो ये प्रोग्राम उस हिसाब से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जल संचय जल भागीदारी इनिशिएटिव क्या है? इसके तहत डिफरेंट स्टेट्स में जो ग्राउंड वाटर है और उसमें आर्टिफिशियल रिजर्वायर, एक तो ये होता है कि जब वर्षा होती है तो पानी जो है खुद ब खुद परकोलेट होकर के ग्राउंड वाटर के रूप में रिचार्ज हो जाता है। बट आर्टिफिशियल में क्या होता है, गवर्नमेंट या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के द्वारा, मतलब कि लोगों को इंक्लूड करके और गवर्नमेंट भी इंक्लूड होती है, आर्टिफिशियली उस तरह से रास्ता पैसेज तैयार किया जाता है ताकि जो पानी है ग्राउंड वाटर में वो जा कर के परकोलेट हो और जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो और स्टोरेज ग्राउंड वाटर का वो बढ़ाया जा सके। सो ये एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एक्यूफर रिचार्ज और बोरवेल रिचार्ज, इस तरह के मेथड्स को अपनाया जाता है और आर्टिफिशियली ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाता है। तो जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव क्या है ये आपको ध्यान रखना चाहिए, और ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसके अंडर में आता है। ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इकोनॉमिक सेक्शन से है। अभी WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये जिस बेस ईयर से इसको मेजर किया जाता है उसको रिवाइज किया गया है और इसको 2022-23 किया गया है। पहले ये 2011-12 था। इसका रीज़न क्या है, क्यों इस तरह के जो रिविजन्स हैं वो किए जाते हैं? तो चूँकि 2011-12 में जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर था, जो गुड्स और सर्विसेज मार्केट में थी, वो डिफरेंट थी। अभी जो है जो डिजिटल मार्केट है उसका शेयर बढ़ गया है। जो प्राइस लेवल है 2012-13 का वो अलग था और अभी का जो प्राइस लेवल है वो काफ़ी डिफरेंस है। सो इस तरह के जो रिविजन्स है वो किए जाते हैं ताकि
जो करेंट सिचुएशन में जो इकोनॉमी में चेंजेज हो रहे हैं उसको सही तरीके से मेजर किया जाए, जो एरर का मार्जिन है कम से कम किया जाए, इसलिए ये रिवीजन किया जाता है। इसके अलावा जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है WPI, इससे शिफ्ट होकर के हम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले 5 सालों में WPI न रिलीज करके गवर्नमेंट जो है PPPI रिलीज करेगी। PPPI और WPI क्या है ये देखते हैं। तो एक तो होता है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जैसे कि आप एक एग्जांपल लें, जेठालाल टीवी की दुकान, जो टीवी जेठालाल के द्वारा बेचा जाता है, तो उसमें जो प्राइस चेंजेज आते हैं वो CPI होता है, वो रिटेल इन्फ्लेशन है। उसके बाद जो जेठालाल को टीवी सप्लाई करता है, जो होलसेलर है, वहाँ पे WPI, और जब फैक्ट्री में जब टीवी मैन्युफैक्चर होती है वहाँ जिस रेट पे बेचा जाता है तो उसी को PPPI कहा जाएगा, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। इससे क्लियर हो रहा है आपको कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स WPI और CPI में क्या डिफरेंस है। ये जो वर्ल्ड वाइड है WPI न मेजर करके वर्ल्ड वाइड PPPI मेजर किया जा रहा है, बिकॉज ये जो प्रोड्यूसर प्राइस है उसको बेटर तरीके से मेजर करता है, और जो WPI है उसका यूज भी यही होता है कि जो प्रोड्यूसर साइड, मतलब जहाँ से गुड्स जो है मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ इन्फ्लेशन कितना है उसको मेजर करना। अगर ये प्रोड्यूसर के लेवल पर ही मेजर कर दिया जाए तो जो एरर्स होंगे वो कम से कम होंगे और मेजरमेंट बेटर होगा। अब इंडियन गवर्नमेंट जो है WPI से PPI की ओर शिफ्ट कर रही है। इसमें एक चीज़ और है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता था। मतलब कि आप इकोनॉमी में पढ़ते होंगे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो सर्विसेज है उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है, ओनली गुड्स को इंक्लूड किया जाता है। तो जो PPPI होगा उसमें सर्विसेज भी इंक्लूड किया गया है। सर्विसेज में जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस, रेलवे, टेलीकॉम, ये सब सर्विसेज आती हैं। इस न्यूज़ आर्टिकल में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, WPI और PPI क्या है, इसमें जो डिफरेंस है वो आपको ध्यान रखना है। PPPI में ये सर्विस सेक्टर को इंक्लूड किया जाएगा, वो आपको ध्यान रखना है। और ये रिवीजन जो है WPI का वो क्यों किया जाता है ये आप ध्यान रख सकते हैं। ये था आज का इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस। आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।